दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। ऐसी माँ किसी को ना मिले। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सब्सक्राइब करना। मेरा नाम आर्यन है। यह घटना मेरी अपनी ज़िंदगी का एक काला अध्याय है जो बचपन से ही मेरे ऊपर एक भारी जंजीर की तरह लटका हुआ था। मैं एक साधारण सा इंसान था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच यह था कि मेरा बाप कभी हमारे साथ ना रहा। मुझे मालूम ही नहीं की गई वह कहाँ चला गया, क्यों गया, या फिर आज भी जिंदा है या नहीं। माँ ने कभी उसके जिक्र तक ना किया और ना ही मुझे हिम्मत दी कि मैं उसके बारे में सवाल कर सकूं। बस इतना पता था कि माँ हमें दो भाई बहनों को पाल रही थी और इसी नाम पर उसने मुझे अपना सबसे बड़ा शिकार बना दिया था। माँ का दिल तो जैसे लोहे का टुकड़ा था। वो ना कभी मुझसे नरमी से बोलती, ना मेरी तकलीफ को महसूस करती। हमेशा यही नुक्ताचीनी करती कि तू इतना कम पैसा क्यों लाता है, इतनी मेहनत से यह घर कैसे चलेगा। मेरी एक बहन थी प्रिया, वह मुझसे 6 साल की छोटी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे मुझसे कहीं ज़्यादा उम्र दराज बना दिया था। सुबह से शाम तक सारे घरेलू काम, खाना पकाना, बर्तन मारना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, सब कुछ उसी के जिम्मे था। अगर माँ को दवा या कल की ज़रूरत पड़ती तो वह भी वही संभालती। हकीकत में यह सब मेरा फर्ज था, लेकिन मजदूरी से लौटते ही मैं इतना थक जाता कि बिना कुछ सोचे बिस्तर पर लेट जाता। प्रिया कभी बगावत ना करती, बस चुपचाप सब सह लेती। उसके चेहरे पर जो सुकून नजर आता वो असल में बेबसी का नतीजा था। मैं मजदूर था, मगर 4 महीने पहले मुझे सुपरवाइजर का नौकरी मिल गया। मुझे लगा अब तो घर में अमन चैन छा जाएगा, माँ का मन बहल जाएगा। लेकिन माँ ने इसकी कदर भी ना की। वह कहती कि यह सब तो बहुत कम है, अगर दाना ताकत दिखानी है तो और ज़्यादा कमा कर ला। कई बार तो वह ताना मारती कि तुझे शर्मिंदगी नहीं होती, तेरी बहन दिन रात जुटे रहती है और तू बस निगाहें गड़ाए बैठा है। माँ की यह तीर जैसी बातें मुझे अंदर ही अंदर चीर देती। कई बार जी चाहता कि चिल्ला उठूं, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी मोहब्बत की ज़रूरत है, थकान हमें भी सताती है। लेकिन हर दफ़ा जीभ काट लेता, क्योंकि समाज में माँ को जवाब देना तो गुनाह ही माना जाता है। माँ को सबसे ज़्यादा चस्का आराम का था। पूरे दिन बिस्तर पर लेटी रहती, सीरियल्स देखती या किताबों में खोई रहती। हम दोनों भाई बहन उसके सामने नौकरों से ज़्यादा ना थे। अगर काम से लौटकर उसके लिए फल ना लाऊं तो वो हफ्तों मेरा मुंह ना ताकती। लेकिन कभी यह ना सोचती कि वह पैसा कहाँ से आता है, कैसे जुटाया जाता है। प्रिया की हालत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नाजुक हो चली थी। शुरू में मैंने सोचा शायद काम की वजह से कमज़ोर आ गई होगी, लेकिन एक रोज़ मैंने उसे उल्टी करते पकड़ा और दूसरे ही दिन वो बेहोशी में धम से गिर पड़ी। मेरी रूह कांप उठी। मैंने माँ से कहा कि पास में ही एक नया चैरिटी वाला हॉस्पिटल खुला है, वहाँ इलाज सस्ता और बेहतर होगा। लेकिन माँ ने सख्ती से जवाब दिया कि लड़कियों को यह सब परेशानियाँ आती जाती रहती है, खुद मजबूत बनना पड़ता है। मैं दंग रह गया। कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतनी बेदर्दी कैसे हो सकती है। मैंने कहा कि वह बेहोश हो गई थी, यह कोई मामूली बात नहीं। लेकिन माँ ने फिर वही दोहराया, लड़कियाँ तो पैदा ही दर्द झेलने के लिए होती है, एक दिन खुद व खुद ठीक हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने प्रिया की सेहत लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन माँ को उसकी फिक्र का नाम तक ना था। मेरा दिल चीख रहा था कि मैं जबरन उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन माँ का सख्त मिजाज
और उसकी जान ने मुझे रोक रखा था। प्रिया धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी और मैं खुद को बिल्कुल बेकार सा महसूस कर रहा था। रात को मैंने चुपके से उसके लिए दवा मंगाई और पिलाई, लेकिन वह बेकार साबित हुई, क्योंकि असली बीमारी कुछ और थी जो मेरी समझ से परे थी। उस रात जब प्रिया सो रही थी, मैं घंटों जागता रहा, उसके चेहरे को निहारता रहा, सोचता रहा कि अगर उसके साथ कुछ बिगड़ गया तो मेरा क्या हाल होगा, इस घर का क्या बनेगा। माँ तो पहले से ही हमसे कटी हुई थी, शायद उसे तो कोई गम भी ना हो, लेकिन प्रिया मेरी दुनिया थी। वो मेरी छोटी बहन थी, पर मेरे दिल में बेटी सी बसी हुई थी। मैंने हमेशा उसकी हिफाजत की, हमेशा उसके हक में खड़ा रहा, और अब जब वह बीमार थी तो मैं खुद को लाचार पा रहा था। मेरे दिमाग में बार बार यह ख्याल घूमता कि शायद यह सब किसी कड़ी आजमाइश का आगाज है। लेकिन माँ को देखो, वो तो अपनी धुन में मस्त थी। कभी किताबें उलटती थी, कभी टीवी के ड्रामे में खो जाती, या फिर हमें हुक्म चलाती। मैं घंटों सोचता रहा कि माँ हमसे इतनी कठोर क्यों है, वो हमें चाहती क्यों नहीं। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सदमा आया था जिसमें उसके दिल को शख्स बना दिया, या वह सचमुच हमें बोझ समझती थी। इन सवालों का जवाब तो मुझे कभी ना मिला, और शायद कभी मिले भी नहीं। उस वक्त सबसे बड़ी फिक्र प्रिया की बीमारी थी। मैं बेचैन था, दिमाग घूम रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि माँ माने या ना माने, कल सुबह मैं प्रिया को हॉस्पिटल जरूर ले जाऊंगा। अब डर लगने लगा था कि कहीं यह बीमारी जानलेवा ना साबित हो जाए और फिर हम पछताएं। लेकिन यह कदम उठाना आसान ना था। इसका मतलब था माँ की बात ना मानना, और अगर ऐसा हुआ तो वह मुझे कभी बख्शेगी नहीं। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं देर तक छत की ओर ताकता रहा, सोचता रहा और बार बार खुदा से दुआ मांगता रहा कि मेरी बहन को सलामती दे दो। लेकिन दिल के किसी कोने में यह खौफ बैठा था कि सुबह होते ही शायद हालात और बिगड़ चुके होंगे। एक और अजीबोगरीब बात यह थी कि माँ अक्सर प्रिया को लेकर कहीं निकल जाती। जब मैं पूछता कि कहाँ गए थे तो कहती कि बाजार घूमने चली गई थी। लेकिन घर की तंगहाली देखकर हमेशा शक होता, क्योंकि इतने पैसे तो कभी होते ही ना थे, और मैंने तो उनके खरीदे हुए कपड़े या सामान कभी देखा भी ना था। एक बार तो हद हो गई। रात गहरी हो चुकी थी, वह दोनों ना लौटी। जब आई तो माँ ने कहा कि प्रिया की दोस्त की मेहंदी थी, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन उनके लिबास से तो बिल्कुल ना लग रहा था कि वह किसी शादी में गई थी। प्रिया की कौन सी दोस्त यह भी कभी पता ना चला, क्योंकि वह तो कहीं जाती ही ना थी, बस माँ के साथ ही चिपकी रहती। मैंने माँ को एक सस्ता फ़ोन भी दिलवाया था ताकि बाहर जाने पर हालचाल पूछ सकूं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वह कभी कॉल ना उठाती। हर बार बहाना, बैटरी डेड हो गई, फ़ोन खराब है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ न था। यह सारी बातें मुझे बहुत संदेहस्पद लगती, लेकिन फिर सोचता कि माँ के साथ तो जाती है, शायद घूमना फिरने से मन हल्का हो जाता होगा, इसीलिए ज़्यादा तवज्जो ना दी। लेकिन अब हालात बहुत सख्त हो चुके थे। प्रिया का रंग पीला पड़ता जा रहा था, वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने सुबह कहा, चल प्रिया, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली कि मैंने तुझे कितनी बार समझा है कि औरतों के झगड़ों में ना पड़ बेटा, यह सब बेकार की बातें हैं, वो खुद संभल लेगी। उसका लहजा कांटों भरा था। जब प्रिया खुद ना मानी तो मैंने जोर ना दिया।
मुझे पता था कि जैसे ही यह मुद्दा उठा था माँ का चेहरा चमकता हुआ उठता था। वो घबरा जाती और गुस्से का इजहार कर देती। 2 दिन यूं ही कट गए। प्रिया की हालत और पहली हो गई। वो बेचैन सी रहने लगी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, लेकिन वह फिर भी खामोश थी। किसी से अपना दर्द ना बयान करती। मैं काम पर भी यही सोचता रहता कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। माँ की बेरुखी मुझे अंदर से जलाती रहती। रातों को मैं भगवान से गुजारिश करता कि मेरी बहन को बचा लो, लेकिन सुबह एक कॉल ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। फ़ोन पर खबर सुनकर पहले तो यकीन ना हुआ। लगा कोई मज़ाक कर रहा है या शायद कोई गलतफहमी है। मैं बिना सोचे समझे सब छोड़कर घर की ओर भागा। रास्ते में दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। सोचता रहा कि शायद कोई छोटा मोटा हादसा हो गया होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा तो जो नज़ारा दिखा उसने मेरी रूह कांप उड़ी। प्रिया का बेजान जिस्म बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद, होठों नीले। मैंने हाथ पकड़ा, ठंडा था। रोते हुए पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। माँ एक किनारे पर बैठी थी। ना बेचैनी का नाम, ना होश का भान, ना चेहरे पर आंसू का सुराग। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो चुके थे, सबके मुंह पर उदासी। घर में सन्नाटा छाया था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। मेरा जी चाह रहा था कि चीख पड़ाऊं, प्रिया को झाकझोर माँ से ताना मारूं कि तूने इसका ख्याल क्यों न रखा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। लगा जैसे वक्त तेजी से भाग चला जा रहा है। आगे सब कुछ रूटीन की तरह चल पड़ा। आखिरी स्नान की तैयारी, कफन का इंतजाम, रस्म की जगह तलाशना, रिश्तेदारों को बुलाना, लोगों के लिए खाना जुटाना, सब यूं हो रहा था जैसे पहले से प्लान हो। मोहल्ले की वह औरतें जो आखिरी संस्कार से पहले स्नान कराती है, उन्हें बुला लिया गया। 2 औरतें आई और काम शुरू किया। बाहर बैठी महिलाएं धीमी आवाज में गपशप कर रही थी। कुछ मर्द चुपचाप खड़े थे। हर कोई अपने गम में डूबा था। मैं खुद रस्म का इंतजाम करने चला गया। जमीन की साक्षी देखकर सोच रहा था कि कहाँ जगह बनेगी। तभी फोन आया, जल्दी लौटा, यहाँ हंगामा मच गया है। मैंने पूछा क्या हुआ। घर पहुँचा तो सच में सब उथल पुथल हो चुका था। स्नान कराने वाली औरतें रुक गई और बोली कि यह काम बाद में करेंगी, पहले पुलिस को बुलाएगी। इस घर में किसी ने इस मासूम लड़की पर जुल्म ढाया है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या बकवास कर रही हो? क्या हो गया? हमारे घर में तो दुखों का पहाड़ टूटा है, अब तुम और मुसीबत क्यों डाल रही हो? लेकिन उनका कहना था कि इस लड़की के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और अब पुलिस की फैसला होगी। और माँ तब भी पत्थर सी बैठी थी। जो माँ हर छोटी मोटी बात पर तीखा जवाब देती, आज आरोप लगाने पर उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। प्रिया की मौत की खबर मिलने के बाद से माँ की आंखों से एक बूंद भी ना गिरी थी, लेकिन अब वह जैसे भूत बन चुकी थी। उन औरतों ने पुलिस बुला ली। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। तब जाकर हकीकत खुली। प्रिया गर्भ से थी और उसके जिस्म पर कई अजीब निशान थे। वो सीढ़ियों से ना गिरी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ यह सब किया था। समाज का रिवाज यही है कि अगर किसी लड़की पर जुल्म हो तो शक घर में मर्द पर ही जाता है, और घर का मर्द तो मैं था। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और प्रिया के शव को भी कब्जे में ले लिया। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार डर के मारे छू तक ना सके। सब समझ गए कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। सब अपने घर लौट गए और मैं हैरान परेशान रह गया। मैं वो भाई था जिसकी जबान बहन चली गई थी।
मैं पहले ही गम, गुस्से और बेचैनी में डूबा था और ऊपर से मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया गया। पूरे इस ड्रामे में माँ चुपचाप तमाशा देखती रही। अब मैं जेल में था और जिंदगी की सबसे भयानक सज़ा मेरे सामने थी। प्रिया की मौत के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरा मोहल्ला उंगलियां उठा रहा था कि मैंने अपनी बहन पर अत्याचार किया, उसे मारा, उसके साथ बुराई की। मेरे सीने पर बोझ था कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ था। पुलिस के सामने मैं एक मुजरिम था और मेरी जुबान की कोई कीमत न थी। तय हुआ कि प्रिया के शव का पोस्टमार्टम हो ताकि यह पता चले कि इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा। डॉक्टरों ने कहा कि वह सिर्फ सीढ़ियों से ना गिरी, उसके साथ कुछ और बुरा हुआ था। यही वजह से उनकी जान गई। पोस्टमार्टम की इजाज़त के लिए पुलिस ने माँ से पूछा क्योंकि मैं तो जेल में था। मेरी राज की ज़रूरत ना समझी गई और माँ ने फौरन हामी भर दी। मैं चौंक गया कि वह इतनी जल्दी मान गई और फिर उसने वह बयान दिया जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उसने कहा कि उसका बेटा बहुत झगड़ालू था, हम दोनों पर चिल्लाता था, हमें बाहर ना जाने देता, हमें कैद में रखता। मैंने पुलिस की आंखों में झांक कर कहा, यह किस बेटे की कहानी सुना रही हो? क्योंकि मैं तो ऐसा कभी ना था। मैं तो दिन रात माँ और बहन के लिए पसीना बहाता रहा, उनके लिए जीता रहा, सब कुछ किया और आज सारे गुनाह मेरे नाम हो गया है। मेरा दिल चीख रहा था कि शायद यह सब गलतफहमी का नतीजा है। रिपोर्ट आकर मेरा नाम साफ हो गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मेरी रूह थर्रा गई। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी बहन माँ बनने वाली थी और इससे बड़ा धक्का यह कि यह पिछले 3-4 साल से ऐसी हालत में थी जैसे कोई उसे जबरन किसी गंदे कारोबार में फंसाए हुए हो या उसके साथ बार बार जुल्म हो रहा हो। मैं रिपोर्ट में शब्द सुनता रहा और मेरे हाथ पांव सून पड़ते गए। मैं सोचता रहा कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती थी। वह तो इतनी पाकीज़ा थी, शांत थी, उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत झलकती थी। यह सब कैसे हो सकता था? यह हकीकत कैसे? मेरा दिमाग ठप हो गया। मैं अंदर ही चिल्लाया, यह झूठ है, प्रिया वैसी ना थी। लेकिन सामने वाले अफसर कागज के शब्दों को ही हकीकत मान रहे थे। कोई मेरी सुनने को तैयार ना था। पोस्टमार्टम के बाद प्रिया को माँ को सौंप दिया गया। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी और मुझे शमशान ले जाया गया। मैंने अपनी आँखों से देखा जब उसके शरीर को आग लगाई गई। एक पल को जी चाहा कि हथकड़ी तोड़कर राग के पास पहुंच जाऊं और पूछूं कि तूने यह सब क्यों किया बहन। लेकिन अब वह हमेशा के लिए खामोश थी। उसके होंठ बंद हो चुके थे और अब सिर्फ जमीन उसे निगल रही थी। मैं वहीं खड़ा था, चारों तरफ पुलिस, मोहल्ले वाले, कुछ रिश्तेदार, लेकिन कोई मेरे पास ना आया, कोई मेरी बात ना सुना। मैं अंदर ही सोचता रहा कि अब मेरा क्या होगा। मेरा केस, मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब सब मिट्टी में मिल रहे थे। मेरे केस की सबसे बड़ी गवाह मेरी अपनी माँ थी। अगर वह चाहती तो मुझे बचा सकती थी। अगर वह कहती कि बेटा बेकसूर है तो मैं आज़ाद हो जाता, लेकिन उसने ना किया। मैं सोचता रहता कि माँ अभी तक जमानत क्यों ना करवा रही। उसे तो पता था कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी वह चुप थी। पुलिस कह रही थी कि जब तक वह गवाही ना देगी तो यही सड़ेगा, तेरी जिंदगी इन लोहे की सलाखों में कटेगी। मेरे लिए यह सब काम से कम ना था। प्रिया चली गई थी और जाते जाते ढेर सारे राज छोड़ गई थी। मैं सोचता रहता कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वह किस जाल में फंसी, लेकिन जवाब देने वाला कोई ना था। मैं खुद को एक
गहरे अंधेरे में कैद महसूस कर रहा था, जिसका कोई छोर न था। एक तरफ बहन का गम, दूसरी तरफ माँ के इल्ज़ाम, तीसरी तरफ जेल की दीवारें और चौथी तरफ वो रिपोर्ट जो मेरे दिल को चाकू की तरह चुभा रही थी। मैंने कभी कल्पना भी ना की थी कि ज़िंदगी इतना बड़ा ट्विस्ट लेगी। अचानक सब उलझा गया, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ ना बचा था सिवाय रोने के और सोचने की, यह सब किसने और क्यों किया। मैं 9 महीने जेल में सड़ता रहा और वह 9 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे काले और दर्द भरे लम्हे थे। मैं वह कैदी था जिसके लिए ना कोई जमानत कराने आया, ना मिलने आया, ना ही किसी ने कोई कदम उठाया। जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया। दिन रात सलाखों को घूरता और सोचता कि मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो मुझसे इतना बड़ा इल्ज़ाम ना हुआ। वो 9 महीने 9 साल जैसे लगे। हर दिन एक सदियों जैसा, हर रात एक सजा। नींद उड़ गई थी और दिल टुकड़ों में बांटता जा रहा था। मैं बार बार भगवान के सामने झुककर दुआ करता कि हे भगवान, मैं बेकसूर हूँ, मुझे इस आग से निकाल लो। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और मेरी दुआएं हवा में उड़ जाती। एक दिन अचानक जलन ने आकर कहा कि किसी ने तेरी जमानत भर दी है और केस भी वापस हो गया है, अब तुझे छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर मेरी सांसें थम गई, आंखें नम हो गई। मैंने झट से पूछा कि किसने जमानत दी, किसने केस ख़त्म किया, लेकिन जवाब ना मिला। बस कहा गया कि कागजी काम में थोड़ा वक्त लगेगा। सच में रिहाई में और 4 महीने लग गए। कुल 4 महीने जेल की जंजीरों में गुजर गए। हर दिन ने मुझे कमज़ोर किया, लेकिन दिल अभी भी जिंदा था। आखिरकार वो रोज़ आया जब मैं बाहर निकला। सबसे पहले आसमान की और देखा और शुक्रिया अदा किया, लेकिन दिल में एक कांटा खटक रहा था कि मेरी रिहाई पर कोई खुश तो ना था, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान। मन तो यह चाहता था कि कम से कम माँ ही लेने आ जाती, लेकिन वह भी ना आई। मुझे मालूम था कि केस ख़त्म करने वाली वही होगी, लेकिन सवाल यह की गई, अगर वह यह कर सकती थी तो मिलने क्यों ना आई। मैं सीधा घर की ओर चला। रास्ते भर कल्पना कर रहा था कि शायद माँ दरवाजे पर खड़ी हो, मुझे देखकर गले लगा ले, लेकिन पहुंचा तो दरवाज़ा ताला बंद था। यह नज़ारा देखकर दिल बैठ गया, सांसें तेज हो गई। तभी पड़ोसी की एक आंटी आई और चाबी थमा दी। बोली कि यह तेरी माँ ने दी थी, कहा था कि अगर बेटा लौट आए तो यह दे देना। मैंने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वह दया ना थी बल्कि नफरत भरी नजरें थी, जैसे वह मुझे सबसे बड़ा गुनहगार समझती हो। उसकी निगाहों का वजन महसूस हो रहा था मुझे। बिना कुछ कहे चाबी ली और दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे घर भी मेरी तरह अकेला पड़ा हो। हर चीज़ में खामोशी, दीवारों पर सड़न, कानों में धूल, जैसे महीनों से कोई न छुआ हो। मन घबरा उठा। माँ कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे इस हाल में क्यों छोड़ दिया? अगर जमानत दी थी तो अब कहाँ है वो? किसके पास है? यह सवाल दिमाग को चैन ना लेने दे रहे थे, लेकिन कोई जवाब ना था। जेल में मजदूरी से जमा थोड़े पैसे से पास की दुकान से राशन लाया और घर लौटा। सबसे पहले सफाई शुरू की। कूड़ा बाहर किया, फर्श पर पानी डाला, झाड़ू लगाई, लेकिन सफाई के बाद भी घर की उदासी कम ना हुई। और वह हंसी ना बची जो प्रिया की मजाक से गूंजती थी। उसकी यादें मुझे चोट पहुंचा रही थी। प्रिया के साथ क्या गुजारा था, और यह राज अभी तक मेरे सामने ना खुला था और शायद कभी ना खुले। लेकिन दिल यह मानने को तैयार ना था कि वह वो काम कर सकती थी जो रिपोर्ट में था। सफाई खत्म होने पर मन किया कि उसके कमरे में जाऊं। वो कमरा जो कभी मेरी जिंदगी की रौनक था अब बंद पड़ा था।
दरवाज़ा खोला तो सन्नाटे ने घेर लिया। अंदर गया और बिस्तर पर बैठ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। चारों ओर नजर दौड़ाई। सब पुराना सा, लेकिन एक चीज ने खींच लिया मुझे। तकिए के पास एक डायरी धड़कते दिल से उठाई और अपने कमरे में लाया। बिस्तर पर बैठकर डायरी को हाथों में लिया और सोचा कि शायद इसमें वह राज छिपा हो जो अभी तक छिपा है। शायद इसमें प्रिया का दिल खुल जाए। डायरी खोल ही रहा था कि एक सवाल दिमाग में गूंज उठा। माँ कहाँ है? उन्होंने मुझे इस बर्बादी में क्यों अकेला छोड़ दिया? यह ख्याल मुझे अंदर से चीर रहा था और मैं कमरे के अंधेरे में खोता जा रहा था। डायरी में वही था जो मैं अपने दिल में दबाए घूमता रहा। वह सारे सवाल जो मेरे सर में भंवर की तरह घूमते। जवाब प्रिया ने अपनी पूरी दास्तान में लिख दिए थे, जैसे वह अपना सीना मेरे सामने खोल रही हो। पहले पन्ने पर लिखा था कि बापू ने हमें छोड़ दिया था और वह कहाँ गए किसी को ना पता। माँ कहती कि बापू बहुत सख्त और जालिम थे। उन्होंने पूरी उम्र माँ पर सितम ढाए, काम करवाया, पैसा लूटा और हमें एक दूसरे से दूर रखा। प्रिया ने अपना दर्द शब्दों में उतार दिया था। लिखा था कि अब वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती, किसी के लिए कुर्बानी ना देगी। लिखा था कि उसका भाई यानी मैं उसे बहुत चाहता, हमेशा उसकी परवाह करता। लेकिन माँ कहती कि वह भी मर्द है और मर्द औरत कभी सच्चे हमसफर ना हो सकते। औरत को खुद ही सब संभालना पड़ता। डायरी में एक वाकया भी था जिसे पढ़कर मेरा दिल दहन गया। लिखा था कि माँ उसे एक घर ले गई। वहाँ के लोग उसकी तारीफों के फूल बांध रहे थे। लगा कि शायद पहली बार इज्जत मिल रही। लेकिन कुछ दिनों बाद माँ ने उसे वहीं छोड़ दिया और चली गई और उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा बकवास हुआ। लिखा था कि माँ ने कहा कि जो हुआ उसे बुरा सपना समझ भूल जा। लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि माँ ने इसके बावजूद में ढेर सारा पैसा लिया है। उसके शब्दों में शर्म और खौफ साफ झलक रहा था। लिखा था कि माँ उसे कई घरों में ले जाती रही और वह किसी को कुछ ना बता सकी। वो अपनी ज़िंदगी में ही कैदी बन गई, जैसे जिंदा लाश। लिखा था कि जी चाहता था कि दुनिया से चली जाऊं, लेकिन माँ ने उसके लिए कई प्लान बना रखे थे। माँ कहती थोड़ा सब्र कर, मैं तेरा रिश्ता किसी अमीर घर में पक्का कर दूंगी, तब सब ठीक हो जाएगा। तेरे बच्चे होंगे, सुखी जिंदगी मिलेगी तुझे। माँ ने सख्त हिदायत दी कि भाई से यह राज ना खोलना, क्योंकि अगर उसे पता चला तो हमारी राह में रुकावट बनेगा। यह पढ़कर मेरा सीना क्रोध और गम से भर गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन दुनिया की उस काली दुनिया में फंस गई थी जिसका ना शुरू ना अंत पता था। डायरी के हर लफ्ज में दर्द, तहीन और सदमे की गूंज थी। यह कहानी ना एक फरियाद थी जिसने मेरी अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मैं डायरी गोद में लिए चुप बैठा रहा और सोचता रहा कि मेरी बहन के साथ यह सब क्यों हुआ। क्या माँ का मकसद सच में उसकी भलाई था या उसने उसे अपने फायदे के लिए बेच दिया? यह सवाल मेरे सीने पर पहाड़ सा था जिसे शायद उम्र भर ना हटा सकूं। डायरी रोज ना लिखी जाती, हफ्तों बाद कुछ नोट करती, तारीखों से पता चलता कि 2-3 हफ्ते के गैप में लिखती। एक पन्ना पढ़ा तो आंखें भर आई और साथ ही गुस्सा भी भड़क उठा। गुस्सा इस बात का कि मैं उसे ना बचा सका। लिखा था कि आज माँ मुझे एक बुरे शख्स के पास ले गई। उसने मेरे साथ गलत हरकत की, लेकिन माँ कहती कि उसने बहुत पैसे दिए। मैं यह सब ना चाहती, लेकिन माँ कहती कि दहेज के पैसे जमा ना होने तक
यह सब सहना पड़ेगा। मन में यह ख्याल आया कि क्या माँ सच में दहेज के नाम पर गलत रास्ते अख्तियार कर रही थी। लेकिन जवाब आगे मिल गया। आगे लिखा कि एक शख्स अक्सर माँ से मिलने आता। माँ कहती कि उसी से शादी करूँगी। प्रिया ने लिखा कि वह शख्स उसे बिल्कुल पसंद न था, लेकिन माँ कहती कि उसी से ब्याह होगा मेरा। यह पढ़ते ही दिल जोर से धड़का। मैंने डायरी बंद की और बाहर निकल आया। अब किसी से बात करनी जरूरी थी। मोहल्ले में मेरा एक ही यार था जो मुझे कभी गलत ना समझता। उसके पास गया मैं। वो मुझे देखकर खुश हुआ। सब सुना दिया। उसने गौर से सुना और कहा कि हाँ, यह तो पूरे मोहल्ले को मालूम है कि तेरी माँ एक बड़े बिजनेसमैन से ब्याह करके यहाँ से उड़ गई। मैं स्तब्ध रह गया। पूछा, सच में? बोला, हाँ, तेरी गिरफ्तारी के बाद वो कुछ बार आई थी। उसके पास लग्जरी कार होती। फिर एक दिन देखा कि माँ उसी के साथ चली गई, शादीशुदा औरतों वाले लिबास में। उसके बाद कभी ना लौटी। चाबी पड़ोसियों को दे गई और शायद तेरी जमानत का पैसा भी वहीं भरवा कर गई ताकि तू बाहर आ सके। लेकिन अब कहाँ है किसी को ना पता। यह सुनकर मेरे दिल पर शक का बोझ उतर गया। अब सब साफ हो गया। माँ अपनी बेटी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी चमका रही थी, पैसे कमाने और ऐश करने के लिए। और जब प्रिया इन हरकतों से गर्भवती हो गई तो माँ को डर लगा कि राज खुल जाएगा। शायद उसी ने गुस्से में उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। यह पूरी तरह साबित ना था, लेकिन मन में यही सब पक्का होता जा रहा था। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वो लगभग खाली जैसे वक्त ने स्याही मिटा दी। लेकिन आखिर में एक पन्ना मिला, उसी दिन का जब प्रिया चली गई। लिखा था कि आज माँ बहुत गुस्से में कहती है कि अब सबको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर भैया को मालूम हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। कहती कि कुछ और प्लान था, लेकिन सब बिगड़ गया। भैया अगर मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो राज खुल जाएगा। इसीलिए बोली कि भैया के साथ कभी ना जाऊं। दिल चाहता कि भैया को सब बता दूं, लेकिन माँ कहती कि भैया सगे ना वह ना समझे, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि मर्द ऐसे ही होते। लेकिन इतना तो कहना चाहती हूँ कि भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती। मुझे कभी बुरा मत समझना, मैं बुरी ना हूँ। यह पकड़कर मैं बिखर गया। डायरी को सीने से चिपकाया और फूट फूट कर रोया। आंसू पन्नों पर टपक रहे थे और सीने में जलन हो रही थी। प्रिया की मासूमियत, उसका दर्द, उसका खौफ, सब मेरे अंदर बाढ़ की तरह उफान मार रहे थे। सोचने लगा कि मुझे उसे बचाना चाहिए था, उसकी हिफाजत करनी थी मुझे, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने उसे माँ पर छोड़ दिया। यह सोचकर खून के आंसू हो रहे थे कि मैंने अपनी बहन को कितना अकेला छोड़ दिया। समझ ना आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। वो मेरी छोटी बहन थी जिसे मैंने अपनी औलाद सी तरबियत दी थी और अब वो ना थी। यह सब उसी दिन का था जब माँ को शक हुआ कि डॉक्टर के पास ले गया तो राज खुल जाएगा। इसलिए उसने यह कदम उठा लिया। मैंने डायरी सीने से लगाई और प्रिया की कब्र की ओर चला। वहाँ पहुंचकर जमीन पर बैठ गया। चेहरा आंसुओं से तर, दिल से गहरी बेबसी थी। खुद को कोस रहा था कि क्यों ना बचा सका मेरी बहन को। कब्र के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता रहा। बहन, तुझे ना बचा सका। सोचा था माँ से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई ना, लेकिन गलत था। अब समझ आया कि यह समाज कितना गंदा और बेरहम हो गया। रिश्तों की पवित्रता तक ना बची। लोग अपने खून पर ही सितम ढा रहे। चुपचाप कब्र पर हाथ फेरा और दुआ की, हे खुदा, मेरी बहन की रूह को सुकून दे, उसकी राह आसान कर।
फिर माँ की तलाश शुरू की। 2-3 महीने भटका। आखिरकार पता चला कि उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। एक दिन उसके आलीशान बंगले पर पहुंचा जो किसी राजमहल सा था। नौकर ने अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद माँ आई। उंगलियों पर बैंडेज लिपटी हुई, हर उंगली पर अलग, जैसे कोई छिपा दर्द या राज दबाए हो। चेहरे पर हार और तकलीफ के निशान साफ। बोली, बेटा तू सलामत तो है ना? शुक्र है कि आज़ाद हो गया। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तूने यह सब क्यों किया? माँ बोली, अकेलेपन से तंग आ गई। पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उस अमीर को मुश्किल से मनाया। पूछा तो क्या इसी लालच में अपनी बेटी को बेच दिया था तू? वो बिलख बिलख कर रोई और बोली, मैं ऐसा ना चाहती, लेकिन शायद अब भगवान सजा दे रहा है मुझे। देख, मेरी उंगलियों पर यह बीमारी है। मैंने कहा, यह तेरा और भगवान का हिसाब। मैं बस देखने आया कि कोई माँ इतनी नीच कैसे हो सकती है। आज के बाद तेरी शक्ल ना देखूंगा। वो गिड़गिड़ाई, बेटा माफ कर दे मुझे, शायद सजा हल्की हो। मैंने सर लहजे में कहा, माँ होने की वजह से लानत ना दूंगा, लेकिन माफ़ी भी ना। भगवान ने सब देखा है। वो और रोई और मैं चुपचाप चला आया। मुझे यकीन था कि बीमारी बढ़ी तो वह अमीर उसे छोड़ देगा, फिर कहाँ जाएगी। यह सब मेरा नहीं था। प्रिया की कब्र पर आखिरी सलाम ठोकर मैं उस शहर को अलविदा कह गया। दूसरे शहर में नाम बदल लिया और मजबूरी से नई जिंदगी शुरू की। लेकिन दिल के एक हिस्से में प्रिया की याद हमेशा ताज़ा रही। कोई दिन ना गुजरा जब उसे ना याद किया। रोज दुआ करता है, भगवान मेरी बहन की रूह को जन्नत नसीब कर, उसकी रूह को नूर दे। मैंने अपनी ज़िंदगी को नया मकसद दिया, उसके दर्द को अपनी हिम्मत बनाया। यह सबसे बड़ा सबक था कि सच्चा प्यार लफ्ज़ों से न कर्मों से मापा जाता और इंसाफ हमेशा ऊपर वाले के हाथ है। एक दिन फिर कब्र पर गया तो देखा एक शख्स खड़ा। पास जाकर पहचाना मेरा बाप। हैरानी से पूछा, आप तो हमें छोड़कर गए थे, अब क्यों? वो चुपचाप रहा कि सिर झुकाकर बोला, बहुत ढूंढा, पता चला बेटी चली गई। तेरी माँ ने किसी और से ब्याह किया, तो गायब। मैंने कहा, अगर ना जाती तो शायद यह सब ना होता। माँ भटकती, ना बहन जिंदा होती। वो गहरी सांस ली और बोला, गुनाह मेरा था, तेरी माँ पर शक किया, बेवफा कहा, हाथ उठाया, जबकि वो वफादार थी, उसे ठुकरा दिया। तब बेटी छोटी थी। मैंने उसे टूटा हथियार बना दिया, जिसने खुद दर्द झेला और दूसरों को भी दिया। दौलत मिली लेकिन सुकून ना। अब माफ़ी मांगने आया। मैंने आंखों में देखकर कहा, तुझे माफ़ करूँगा ना माँ को फैसला ऊपर वाला करेगा। भगवान औलाद की गलतियाँ ना देखता, माँ बाप के अमल भी तौलता है, वही इंसाफ करेगा। मैं चुपचाप लौटा। थोड़ी देर कब्र में बैठा अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनता। हवा में गम की लहर थी जो अंदर तक उतर गई। माँ बहन बाप के कारनामों पर गपशप करने लगा। एहसास हुआ कि जिंदगी मुश्किल सफ़र है जहाँ मोहब्बत और नफरत साथ चलते। भगवान से गुजारिश की है, प्रभु सब्र दे और मेरी बहन की रूह को जन्नत अता फरमा। यह कहकर उठा और नए शहर की ओर चला। फैसला किया कि अतीत को दिल में दफन कर दूं और ज़िंदगी को नई राह दूं, ताकि प्रिया की याद के साथ सम्मान और प्यार से जी सकूं। यही मेरा इरादा था और यही नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं और एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।